वेलकम एवरीवन टू येट अनदर अमेजिंग सेशन ऑन सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिधर अपन आज करेंगे प्यार मोहब्बत से मीठा मीठा रिवीजन। किसका है ना। पहले तो इंडेक्स 2 से शुरुआत करने के पहले आई अज्यूम कि हमारा ऑडियो सब कुछ बेहतरीन तरीके से प्रॉपर है। ठीक है, चलो तो अपन ये करेंगे इंडेक्स 2 का रिवीजन। ठीक है, एक बात मैं बता दूं, एफआर के सारे रिवीजन इसी चैनल पे आएंगे, सब्सक्राइब करके रख लेना। सेकेंड थिंग, मेरे जो लेक्चर्स है दे आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन bbvirtuals.com। बराबर, bbvirtuals.com जो भवर बनाना सर की वेबसाइट है, वहाँ लेक्चर्स अवेलेबल है। अगर मेरे कोई भी लेक्चर्स लेने हैं तो वहीं से लेना। ठीक है, उसके अलावा ये जो बोर्ड नोट्स है जो मैं बीच में ऐसे क्लास में लिखाता हूँ, बोर्ड नोट जिसमें ना क्वेश्चन के सोल्यूशन वगैरह भी होते हैं, दीज बोर्ड नोट्स आर गोइंग टू गेट अपलोडेड ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जरूर से। ठीक है, चलो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द रिवीजन इन 3, 2, 1 एंड गो। सबसे पहला हम शुरुआत करेंगे इंडेक्स 2 के साथ। नंबर क्या है इंडेक्स 2, नाम क्या है इन्वेंटरीज। बराबर, इसमें सबसे पहला पॉइंट है डेफिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन में बोलता है कि इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें आती है। 3 चीजें। सबसे पहले आपका वो हेल्ड फॉर सेल होना चाहिए इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर आपका उसको बेचना धंधा है तो वो आएगा आपके लिए इन्वेंट्री के अंदर, एग्जाम्पल फिनिश गुड्स। बराबर, उसके अलावा WIP, जो उस फिनिश गुड्स को बनाने में रॉ मटेरियल यूज किए, WIP वो भी आ जाएंगे। उसके अलावा अगर कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में है, उसके अलावा अगर कोई मटेरियल्स जो आपके FG में कंज्यूम होते हैं, दैट इज रॉ मटेरियल्स, वो भी आपके इन्वेंट्रीज का पार्ट बनते हैं। मतलब इन्वेंट्रीज में आते हैं 3 चीजें, FG, फिनिश गुड, WIP, ध्यान रखना। अच्छा, उसके अलावा FG, WIP और रॉ मटेरियल, हाँ। उसके अलावा अब आता है सेकंड पॉइंट, मेजरमेंट। हम किसी भी इन्वेंट्री को कौन से वैल्यू पे मेजर करेंगे। वी विल मेजर एट द लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV, दोनों में से विच एवर इज लोअर। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद अब पूरे इंडेक्स में हम डिस्कशन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले सारी बातें वो करेगा कॉस्ट की, कि कॉस्ट कौन से केसेस में क्या क्या रहने वाला है। बराबर, सारी बातें करेगा कॉस्ट की, कौन से केस में कॉस्ट क्या क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज। तो अगर आप इन्वेंट्री खरीदते हो, इन्वेंट्री खरीदने के लिए कभी कभी आप रॉ मटेरियल खरीदते हो। बराबर, एक तो वो होता है। उसके अलावा कभी कभी बिजनेस से ट्रेडिंग होता है, तो आप यू विल परचेज द इन्वेंट्री। तो परचेज कॉस्ट में क्या क्या आएगा। परचेज प्राइस आएगा, लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स, एड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, एड ऑल द डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। ये सारी चीजें आएगी आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर। उसके अलावा अगर आप इन्वेंट्री बनाकर FG में कन्वर्ट करते हो, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। बराबर, तो FG रॉ मटेरियल को FG में कन्वर्ट करने का जो खर्चा है उसको बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। ये कन्वर्जन कॉस्ट भी आपके इन्वेंट्री के कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए। तो कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेरी गुड आंसर ऐश्वर्या। बराबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके अलावा आते हैं ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स होते हैं 2 तरह के, एक होता है वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स आप इन्वेंट्री के कॉस्ट में कैसे एलोकेट करोगे। तो अगर आपको टोटल ओवरहेड्स दिया हुआ है और आपको टोटल यूनिट्स दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स डिवाइड बाय द एक्चुअल कैपेसिटी। बिकॉज वेरिएबल ओवरहेड्स क्या होता है, जितना मैन्युफैक्चर करोगे उतना आप इंकर करोगे। तो वेरिएबल ओवरहेड्स जब आप इन्वेंट्री कॉस्ट में अलॉट करोगे तो एक्चुअल कैपेसिटी के बेसिस पे आप अलॉट करोगे। लेकिन रही बात फिक्स्ड ओवरहेड्स की, इसके तो नेचर में फिक्स्ड है। बराबर, तो याद है अपन क्लास में डिस्कस भी किया था कि फिक्स्ड ओवरहेड्स को अपन किससे डिवाइड करते हैं। तो शॉर्टकट बताया था मैंने आपको, नॉर्मल या एक्चुअल व्हिचएवर इज हायर। लॉजिक क्लास में डिस्कस किया हुआ है, बट शॉर्टकट क्या है, नॉर्मल या एक्चुअल व्हिचएवर इज हायर। इससे डिवाइड करना जो हायर है, ताकि आपको पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड्स मिलेगा, और जितना आपने इन्वेंट्री बनाया फिर उतना फिक्स्ड ओवरहेड आप क्या कर देना, इन्वेंट्री कॉस्ट में एलोकेट कर देना। ठीक है, सिंपल। उसके बाद आएगा एक्सक्लूजन्स फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कौन सी चीजें आपको इन्वेंट्री के कॉस्ट से एलिमिनेट करनी होती है, मतलब कौन सी चीजें आप इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे। एबनॉर्मल खर्चे, स्टोरेज वाले खर्चे, एडमिन, सेलिंग, इंटरेस्ट वगैरह। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर स्टोरेज कॉस्ट इन्वेंट्री को बनाने के लिए नेसेसरी है, कभी कभी होता है ना स्टोरेज कॉस्ट, अगर आप स्टोर करोगे तो इन्वेंट्री बनेगा, फॉर एग्जांपल वाइन्स, पिकल्स। बराबर, तो ऐसे केस में स्टोरेज कॉस्ट भी आप क्या करोगे, कैपिटलाइज करोगे। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में आता है आपका 4th पॉइंट, एंड दैट इज गोइंग टू बी एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू जॉइन प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अगर आप कोई भी खर्चा इंकर करते हो और आपने एक सिंगल प्रोसेस में 2 अलग अलग गुड्स मैन्युफैक्चर कर लिए है ना, और आपको ये नहीं पता कि कितना खर्चा आपने किसके लिए इंकर किया है, उसको बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स। मतलब एक सिंगल प्रोसेस से 2 अलग आउटपुट निकलते हैं और वो दोनों अलग आउटपुट का आपको अलग अलग कॉस्ट नहीं पता,
तो उस केस में हम कॉस्ट किस बेसिस पे एलोकेट करेंगे? तो इसको लेकर आपने नोटबुक में एक एग्जांपल भी डिस्कस किया था, और वो क्या था बेसिस? वो हम सेल्स रेशियो में एलोकेट कर सकते हैं, बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल अमूल कंपनी का अपन एग्जांपल लिया था, चीज बटर मैन्युफैक्चर करता है। अब जो भी खर्चा किया है वो दोनों मिला के खर्चा किया है। टोटल कॉस्ट सपोज 10 लाख इंकर किया है। अब इस 10 लाख को मैं कौन से रेशियो में बाइफरकेट करूंगा? तो बोलता है आप सेल्स के रेशियो में बाइफरकेट कर देना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्स का रेशियो? सेल्स का रेशियो मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कॉस्ट पर, सॉरी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बराबर क्या? ये होता है सेल्स का रेशियो। सिर्फ यूनिट सोल्ड मत लेना, जितने भी यूनिट्स बनाए इनटू सेलिंग प्राइस लेना। इस रेशियो में आप इस 10 लाख को बाइफरकेट कर देना। ये होता है जॉइंट कॉस्ट वाला एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद व्हाट अबाउट बाय प्रोडक्ट्स? कभी कभी क्या होता है, जॉइंट प्रोडक्ट बनाते समय कुछ बाय प्रोडक्ट भी अराइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप चीज और बटर बना रहे थे, साथ साथ में छाछ भी बन गया, बाय प्रोडक्ट। तो ऐसे केस में क्या करने का? बाय प्रोडक्ट का जितना भी एनआरवी है वो टोटल कॉस्ट में से माइनस करने का। अगर आपके जॉइंट प्रोडक्ट के साथ बाय प्रोडक्ट भी है तो उस केस में बाय प्रोडक्ट का जो भी एनआरवी है ना, जो नेट सेलिंग प्राइस है उसका, वो एनआरवी आप टोटल कॉस्ट में से क्या करोगे? माइनस कर दोगे, बराबर। तो फॉर एग्जांपल आपने टोटल कॉस्ट इंकर कर 10 लाख रुपीस, एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट माइनस कर देना। अब चीज और बटर में 10 लाख नहीं 9.1 लाख बटेगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको। दिस वाज द केस ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स, एकदम सिंपल। उसके बाद एक और पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हार्वेस्टेड फ्रॉम बायोलॉजिकल एसेट। सिंपल भाषा में बोलूं तो अगर कोई इंडेक्स 41 का एसेट इंडेक्स 2 में आता है, बराबर, तो उस केस में वो कौन से वैल्यू पे आएगा? तो बोलता है इंडेक्स 41 की जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है वो इंडेक्स 2 के लिए क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी। ध्यान रखना, क्लियर है वाला पार्ट? परफेक्ट। उसके बाद कॉस्ट फॉर्मूला, सपोज आपने बहुत सारी इन्वेंट्रीज बनाई, अब कुछ इन्वेंट्रीज आपकी इन्वेंट्री में बच गई, तो कौन सी वाली इन्वेंट्री मेरी बची है? पहली वाली फीफो बेसिस पे या वेटेड एवरेज बेसिस पे क्या बचा है, वो मेरी इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट फॉर्मूलास। तो सबसे पहले पूछता है इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है या इंटरचेंजेबल नहीं है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरचेंजेबल? मिक्सअप हो जाती है क्या इन्वेंट्री? मतलब कंफ्यूजन होता है क्या इन्वेंट्री देखने में कि कौन सी इन्वेंट्री थी, पहले वाली थी, आखिरी वाली थी, ऐसा। अगर इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है तो एक ही मेथड है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। मतलब जो इन्वेंट्री बची है उस इन्वेंट्री की रिस्पेक्टिव कॉस्ट पर उसको अपन क्या करेंगे? मेजर करेंगे। लेकिन अगर इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है, मालूम नहीं पड़ता कि कौन सा वाला इन्वेंट्री बिका है, पहले वाला बिका है, आखिरी वाला बिका है, कौन सा बिका है समझता नहीं है, तो उस केस में हमारे पास दो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, फीफो या वेटेड एवरेज। लीफो अलाउड नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। लीफो इज नॉट परमिटेड, ओनली फीफो एंड वेटेड एवरेज दो। अच्छा, उसके अलावा फिर है दो नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। ये मेथड कब यूज करने का? जब आपको कॉस्ट क्या है वही एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो। देखो, ये फीफो वेटेड एवरेज या ये वाला मेथड तो तब यूज कर पाएंगे जब कॉस्ट पता है। अब कभी कभी क्या होता है, इन्वेंट्री बना तो दी लेकिन प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कितना कॉस्ट लगा इन्वेंट्री बनाने में वो मेजरेबल ही नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में हमारे पास है दो मेथड, नॉन हिस्टोरिकल मेथड। व्हेन द कॉस्ट इज नॉट नोन तब ये मेथड यूज करने का। दो मेथड कौन से? सबसे पहला है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड? इसके अंदर अपन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करते हैं कि नॉर्मल लेवल पे अगर आप निकालोगे कि कितना कंजम्पशन हुआ है, कितना यूटिलाइजेशन हुआ है, उस बेस पर कॉस्ट निकाल लेने का। दूसरा है रिटेल मेथड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेल मेथड? जो भी आपका इन्वेंट्री का सेलिंग प्राइस है वो तो आपको पता है, और आपके बिजनेस में एक्सपेक्टेड ग्रॉस मार्जिन कितना होता है, मतलब आप रिवर्स कैलकुलेशन आके कॉस्ट निकालोगे। सेलिंग प्राइस तो पता रहती है आपको प्रोडक्ट की, और एक्सपेक्टेड ग्रॉस मार्जिन एग्जैक्ट नहीं पता रहेगा, लेकिन आपके बिजनेस में इन जनरल एक्सपेक्टेड ग्रॉस मार्जिन कितना होता है वो तो पता रहता है, बस वो माइनस कर देना, आपको मिल जाएगी रिटेल मेथड से कॉस्ट। ये तब यूज करना जब क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। ये अपन ने पूरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट की बात करी। अब हम पूरे क्वेश्चन में नहीं, पूरे कंसेप्ट में अपन ने कॉस्ट की बात करी। अब हम पूरे कंसेप्ट में किसकी बात करेंगे? एनआरवी की बात करेंगे, बराबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनआरवी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हम इन्वेंट्री को किस पे मेजर करते हैं? कॉस्ट या एनआरवी, व्हिचएवर इज लोअर। तो एनआरवी क्या होगी? तो एनआरवी का डिस्कशन 3 केसेस में किया हुआ है। एफजी के केस में एनआरवी क्या होगी, डब्ल्यूआईपी केस में एनआरवी क्या होगी, और आरएम के केस में एनआरवी क्या होगी। ये 3 डिस्कशन किया गया है। सबसे पहले एफजी का बात करता है। एफजी के केस में एनआरवी क्या होगी? तो सबसे पहले एफजी का सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल, एफजी का एनआरवी मिलेगा, ठीक है। डब्ल्यूआईपी के केस में एनआरवी क्या होगी? अब डब्ल्यूआईपी की सेलिंग प्राइस आपको नहीं पता होती है, आपके पास जो सेलिंग प्राइस होती है वो फिनिश गुड्स की होती है। तो डब्ल्यूआईपी वाले केस में क्या करेंगे? हम बोलेंगे फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस लेस, क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस फिनिश गुड्स का लिया है, लेकिन हमको फिनिश गुड्स का नहीं डब्ल्यूआईपी का चाहिए,
तो इसमें एक चीज एक्स्ट्रा माइनस करनी पड़ती है, वो है कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि अब तक वो एफजी बना नहीं है। तो डब्ल्यूआईपी से लेकर एफजी बनने तक अभी कितना एक्सपेक्टेड कॉस्ट इंकर होना बाकी है, तो हम वो भी माइनस करते हैं। तो सेलिंग प्राइस लोगे एफजी का, लेस कर देना कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और लेस कर देना कॉस्ट टू मेक द सेल। ध्यान रखने का, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है वाला पार्ट, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आएगा अपना तीसरा पॉइंट, एस्टिमेट्स ऑफ एनआरवी फॉर रॉ मटेरियल्स टू बी यूज्ड इन फिनिश गुड्स। बराबर, जो रॉ मटेरियल है, अब आप उसको बेचने वाले हो नहीं, तो आरएम को क्योंकि आप बेचने वाले नहीं हो तो इसकी एनआरवी नहीं होती है, इसको तो आप कंज्यूम करने वाले हो ना यार। अगर आरएम को ही बेचने वाले होते तब तो आरएम ही आपका एफजी होता। यहां अपन आरएम को बेचने वाले नहीं है, यहां अपन आरएम को एफजी में कंज्यूम करने वाले हैं, तो इसकी एनआरवी क्या होगी? एनआरवी तो होगी नहीं क्योंकि बेचने वाले है ही नहीं। तो इसको अपन किस पे मेजर करेंगे? तो बोलता है इसका मेजरमेंट इज डिपेंडेंट ऑन एफजी। बराबर, बिकॉज आरएम इज नॉट गोइंग टू बी सेल्ड बाय द कंपनी सेपरेटली, है ना। तो उस केस में इसका डिपेंडेंसी एफजी के ऊपर होता है। तो वो पूछता है कि तुम्हारा एफजी कॉस्ट के ऊपर बिक रहा है, मतलब प्रॉफिट में बिक रहा है कि एफजी लॉस में बिक रहा है। अगर आपका एफजी इज सोल्ड एट और अबव कॉस्ट, मतलब आपका फिनिश गुड्स प्रॉफिट में बिक रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है आप रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे मेजर करने का। लेकिन अगर आपका फिनिश गुड्स कॉस्ट के नीचे बिक रहा है, मतलब लॉस में बेच रहे हो अपने फिनिश गुड्स को, तो उस केस में आप रॉ मटेरियल को मेजर करोगे एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट? रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है अगर आप अपने रॉ मटेरियल को आज ही रिप्लेस करोगे, मार्केट में जाकर आज ही नया खरीदोगे तो कितने में पड़ेगा, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो आप उस पर मेजर करोगे, सिंपल, ध्यान रखना। ठीक है, चलो इसमें एक और पॉइंट है, वो अपन इंड AS 10 में डिस्कशन करते हो, यहां डिस्कशन नहीं करते। ठीक है, उसके बाद आता है राइट डाउन इन्वेंट्रीज टू एनआरवी। अब हमने देखो कॉस्ट का डिस्कशन कर लिया, एनआरवी का डिस्कशन कर लिया। अब वो बोलता है हमको मेजर किस पे करना है? कॉस्ट है एनआरवी विच एवर इज लोअर। अगर आपका एनआरवी लोअर है तो आपको एनआरवी पे लाना पड़ेगा अपनी इन्वेंट्री को, तो इसलिए बोलता है राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्रीज टू एनआरवी। अगर कॉस्ट 100, एनआरवी 80, तो राइट डाउन करोगे 20 का। बराबर, तो आप 20 से इन्वेंट्री को कम करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस टू इन्वेंट्री करोगे। रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेंट्री विल बी 80 रुपीज। सिंपल। क्या इसका रिवर्सल पॉसिबल है? द आंसर इज यस, रिवर्सल इज पॉसिबल अगर फ्यूचर में इसका एनआरवी बढ़ जाता है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा वैल्यू तो 80 हो चुका था, अब जाके एनआरवी 110 हो गया, तो रिवर्सल हुआ है। लेकिन आप मैक्सिमम कितना रिवर्सल कर सकते हो? जितना आपने लॉस बुक करा था ना, आप उतना ही रिवर्सल कर सकते हो। तो मैं 30 का रिवर्सल नहीं, मैं 20 का ही रिवर्सल कर सकता हूं। सिंपल। बराबर। उसके बाद तुम्हारा आता है डी रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेंट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट? अगर आपने इन्वेंट्री बेच दी तो होएगा डी रिकॉग्निशन। इफ द इन्वेंट्री सोल्ड, सपोज कॉस्ट था इन्वेंट्री का 100, आपने बेचा 130 में, तो एंट्री क्या मारोगे? ऐसे एंट्री मत मारना, कॉस्ट टू इन्वेंट्री टू प्रॉफिट, ऐसे एंट्री नहीं मारी जाती है। इन्वेंट्री बेच रहे हो ना, तो कैसे मारते? पहले इन्वेंट्री को बाहर करते कॉस्ट पे, सीओजीएस के फॉर्म में, और फिर हम रेवेन्यू बुक करते हैं। नेट इफेक्ट आपका प्रॉफिट में 30 बुक होता है, लेकिन सीओजीएस के फॉर्म में इन्वेंट्री को बाहर करो, जितना सेलिंग प्राइस उतना रेवेन्यू बुक करो, ताकि आपको जीपी मिल जाएगा। क्लियर है वाला पार्ट? उसके बाद है कभी कभी क्या होता है, अपन इन्वेंट्री को बेच नहीं रहे, अपन ने इन्वेंट्री को पीपी के कंस्ट्रक्शन में यूज कर लिया, तो कोई बात नहीं, जो इन्वेंट्री का वैल्यू है वो पीपी के कॉस्ट में हो जाएगा कैपिटलाइज। तो इन्वेंट्री जाएगा बाहर और उतने अमाउंट से पीपी आपका बढ़ जाएगा, बिकॉज आपको इन्वेंट्री का जो कॉस्ट है वो पीपी के वैल्यू में करना है कैपिटलाइज। सिंपल। इंड AS 2 के कंसेप्ट्स डन एंड डस्टेड, एकदम आपको आराम से शांति से मैंने समझाया है। इतने कंसेप्ट आपको मालूम रहेंगे तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। बट हम कंसेप्ट पे रुकते ही नहीं है, मुझे तो ये भी बताना है ना कि आपके इंड AS 2 के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो बताऊंगा भी, और उसका हम एक ओवरव्यू रिवीजन भी करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को क्वेश्चंस है वो आ जाओ। तो मैं इसमें बता रहा हूं जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स बाकी क्वेश्चन भी आपको करने चाहिए, बट जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं, मतलब जो आपका मोटा मोटी पूरा इंड AS कवर कर लेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ। चलो आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको करके जाना चाहिए वो है इंड AS इलस्ट्रेशन नंबर 8। अब इसमें क्या बोलते सुनना। सपोज इस क्वेश्चन में इट इज अ क्वेश्चन ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। बराबर, तो इसमें ना देयर इज 1 बाय प्रोडक्ट, 2 मेन प्रोडक्ट्स एंड 1 स्क्रैप। अगर आपको याद रहेगा मैंने बताया था, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ये जानने के लिए। यहां बोला गया है कि देयर इज 1 बाय प्रोडक्ट, बट रियलिटी में 1 नहीं, देयर आर 2 बाय प्रोडक्ट्स। हाउ कम? एक तो बाय प्रोडक्ट है और एक स्क्रैप भी अराइज हो रहा है, एंड देयर आर 2 मेन प्रोडक्ट्स, मतलब 2 बाय प्रोडक्ट 2 मेन प्रोडक्ट। ठीक है, कितना खर्चा हुआ वो बताया है और कितना आपकी इन्वेंट्री में बचा है वो बताया है। मार्केट का आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस क्यों काम आएगा? टोटल कॉस्ट को बाइफिकेट करने के लिए काम आएगा। ठीक है, और उसके अलावा आपको जो भी बाय प्रोडक्ट है उसका सेलिंग प्राइस वगैरह दिया हुआ है और स्क्रैप का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल है, सबसे पहले देखो मैंने आपके लिए लिख के रखा हुआ है, सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, जितना भी खर्चा दिया हुआ है वो टोटल कॉस्ट मिली, इसमें से दोनों बाय प्रोडक्ट का एनआरवी माइनस कर देना। एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट, एनआरवी ऑफ स्क्रैप, वो आप निकालोगे तो आपको आ जाएगा। एनआरवी माइनस करना, प्रॉफिट नहीं, एनआरवी। तो नेट कॉस्ट मिलेगी।
अब नेट कॉस्ट को आप बांटोगे MP1 MP2 के अंदर, कौन से रेशो में, जितना यूनिट्स बनाया इनटू द सेलिंग प्राइस, तो वो इस रेशो में बढ़ जाता है, बांट दिया। ये होगा टोटल कॉस्ट में से MP1 मतलब मेन प्रोडक्ट 1 में कितना एलोकेट किया और MP2 में कितना एलोकेट किया। अब ये आपको मिला है टोटल कॉस्ट, डिवाइड करो बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो आपको मिलेगा पर यूनिट का कॉस्ट। सर व्हाई डू वी नीड पर यूनिट, बिकॉज हमको सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स को वैल्यू करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक में हमको बोला गया था कि इतने इतने यूनिट बचे हैं, तो बस इनटू कॉस्ट पर यूनिट करो, आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, एक बार एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, चलो उसके बाद और अगर कोई ढंग का क्वेश्चन है तो एक इलस्ट्रेशन नंबर 12 प्लीज आप होमवर्क में इसको जरूर रीड करना, एक बार अच्छा सा क्वेश्चन आ सकता है भाई साहब। ठीक है, फिर आता है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 16। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना क्या बोलता है इसके अंदर। अपने पास ओपनिंग इन्वेंट्री है FG और रॉ मटेरियल का, परचेज क्या है, रॉ मटेरियल, लेबर है, ओवरहेड्स फिक्स्ड दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड शुड बी बेस्ड ऑन नॉर्मल या एक्चुअल विच एवर इज हायर। ठीक है, फिर सेल्स दिया हुआ है फिनिश गुड्स का और आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों का दिया हुआ है। फिर बोलता है आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितना है 15,000 kgs, लेकिन रियलिटी में आपने मैन्युफैक्चर कितना किया है वो बताया नहीं है, निकालना पड़ता है वो। उसके अलावा फिनिश गुड्स का आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और RM का आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको मेजर करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री बचा कितना है, RM बचा 900 यूनिट्स, FG बचा 200 यूनिट्स। अब सर करेंगे कैसे इसको, सबसे पहली बात अपने को सारे खर्चे ऐड करके टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी पहले, बराबर। अब आप जब खर्चा ऐड करोगे ना तो आपको क्वेश्चन में रॉ मटेरियल का परचेज का खर्चा दिया हुआ है, अपन RM परचेज नहीं RM कंज्यूम का खर्चा ऐड करते हैं। तो 10,000 वाज परचेज्ड, तो कंज्यूम कितना हुआ रहेगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, उतना आपका कंज्यूम हो गया रहेगा। तो ये ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, उतना आपका कंज्यूम हो गया रहेगा, बराबर। कंजम्पशन तो RM कंज्यूम्ड इतना है, इतना यूनिट्स इंटू ₹10। 10 कैसे आया सर, ये आप डिवाइड करके पर यूनिट निकाल सकते हो। 1 लाख खर्चा किया, 10,000 यूनिट्स खरीदा, तो पर यूनिट 10 रुपीज हुआ, बराबर। तो डिवाइड बाय 10 करके आपको डिवाइड बाय करके आपको 10 रुपीज पर यूनिट मिलेगा। तो टोटल आपने RM इतना कंज्यूम करा, पहला चीज। सेकंड चीज लेबर के लिए, जब लेबर इंकर करोगे तो वो आपको तो डायरेक्टली दिया हुआ है। तीसरा फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड शुड बी बेस्ड ऑन नॉर्मल या एक्चुअल विच एवर इज हायर। फिनिश गुड्स का सेल्स दिया हुआ है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग है, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग है, लेकिन फिनिश गुड्स कितना प्रोड्यूस किया ये नहीं बताया है। तो अपने को तो प्रोडक्शन चाहिए, तो ये कैसे निकालेंगे सर, वो नीचे मैंने वर्किंग नोट दिया हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है ये वाला, है ना। फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन कैसे होएगा, तो आपको बेसिक फॉर्मूला याद है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू COGS। ठीक है, तो परचेज को रिप्लेस करो तो प्रोडक्शन से, FG अपन परचेज नहीं कर रहे, FG अपन प्रोड्यूस कर रहे, ओपनिंग है क्लोजिंग है ये सेल्स है, तो आप इससे रिवर्स कैलकुलेशन मार के प्रोडक्शन निकाल सकते हो। तो आपने इतना यूनिट्स प्रोड्यूस किया था, तो आपका एक्सपेक्टेड कैपेसिटी वाज 15,000 और प्रोड्यूस किया 10,200। फिनिश गुड्स को आप डिवाइड करोगे विच एवर इज हायर से, तो आपको मिलेगा पर यूनिट, और इन्वेंट्री के कॉस्ट में कितना एलोकेट करेंगे, जितना यूनिट्स आपने बनाया है, तो इतना आप एलोकेट कर दोगे इन्वेंट्री के कॉस्ट में, ध्यान रखना है वाला पार्ट। ये करके आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइड बाय दी फिनिश गुड्स का यूनिट्स। अब यूनिट्स में क्या लोगे, जितना प्रोड्यूस किया वो लोगे, जो आपने वर्किंग नोट से निकाला वो वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी 10,500, तो आपको मिलेगा कॉस्ट पर यूनिट। आपका कॉस्ट है 22.5, NRV है 20 जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो विच एवर इज लोअर, मतलब आपका जो फिनिश गुड्स है वो आप NRV पे वैल्यू कर रहे हो, लोअर पे वैल्यू कर रहे हो, क्योंकि आपका FG लोअर वैल्यू पे वैल्यू हो रहा है, तो आपका RM भी कॉस्ट के बदले नहीं रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे मेजर करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में दी हुई थी इसलिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट, बस ये वाला क्वेश्चन था, कहानी हो गई खत्म, मस्त आपने ने रिवाइज कर लिया इसको। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 21, अगेन दिस इज सेम बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट। वो अपने को जो भी फिक्स्ड ओवरहेड्स है वो नॉर्मली एक्चुअल विच एवर इज हायर पे बेस करना पड़ेगा, तो वो इधर दिया हुआ है, देखो फिक्स्ड प्रोडक्शन, देखो जो वेरिएबल है वो तो जो एक्चुअल कैपेसिटी उस पर निकालोगे, लेकिन जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है ये दिस विल बी बेस्ड ऑन नॉर्मल एक्चुअल विच एवर इज हायर, नॉर्मल इज 7,500, एक्चुअली 6,500, विच एवर इज हायर 7,500, तो इस पर आप बेस करोगे। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट लाइक अबव ओनली, तो आप वो निकाल सकते हो। ठीक है, वो था 21। फिर आता है इलस्ट्रेशन नंबर 23, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी है, तो एकदम सिंपल है, देखो मैं फटाफट से बताता हूँ क्या था इसके अंदर। तो है ना, हम यहाँ कस्टमाइज इन्वेंट्री बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या कंज्यूम किया आपने, RM कंज्यूम किया, कितने का 5,50,000 का, बट इसमें से 50,000 रिफंडेबल है, तो रिफंडेबल वाला पार्ट एलिमिनेट करना होता है, तो 5 लाख रुपया हो गया। 5,000 लोन का खर्चा लगा, तो लोन वाला खर्चा प्रॉफिट लॉस में जाएगा, यहाँ कैपिटलाइज मत करना, तो 5 लाख हो गया। उसके अलावा जितने भी डिजाइनर वाले खर्चे हैं, जितने भी ये सब खर्चे, सब एक एक करके ऐड करता हुआ चलना। इसमें सिर्फ एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको लिखाया भी था क्लास के अंदर, और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, ये कि जब आप PPE को यूज कर रहे हो इन्वेंट्री बनाने के लिए, जब आप किसी PPE को यूज कर रहे हो टू मैन्युफैक्चर इन्वेंट्री,
तो उस पीपी का जो डेप्रीसिएशन है वो इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड होता है। जब आप किसी पीपी को यूज कर रहे हो टू मैन्युफैक्चर द इन्वेंट्री, तो वो पीपी का डेप्रीसिएशन इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड होता है। आपने जब कंसेप्ट पढ़ा था, अपन उल्टा पढ़ा था कि अगर कोई पीपी बनाते समय इन्वेंट्री कंज्यूम कर लिया तो इन्वेंट्री का कॉस्ट पीपी में कैपिटलाइज। यहां उल्टा है, अगर आपने इन्वेंट्री बनाते समय पीपी यूज करा तो पीपी का डेप्रीसिएशन कैपिटलाइज इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। बस तो यहां आपको दिखेगा कि डेप्रीसिएशन वगैरह दिया हुआ प्लान का, चुपचाप कैपिटलाइज कर देना, सिंपल है, सब ऐड करते हुए चलना, आपको इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक ये होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 भी एक बार रीड कर लेना, जो थियरी वाले ना एक बार रीड कर लेना, कभी आ गया 4 मार्क का तो भरोसा नहीं। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये शायद एडिशन 5 के अंदर इट विल बी अंडर एडिशनल क्वेश्चंस, बट जो भी है देख लेना क्या है, सुन लो क्या बोलता है फटाफट से। आपको सबसे पहले वाले पार्ट में निकालनी है, स्टेट वेदर डिलीवरी चार्जेस एंड सेलिंग एक्सपेंस विल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। डिलीवरी चार्ज सेलिंग एक्सपेंस एक इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड नहीं होता है, ध्यान रखना, बराबर। इफ नॉट देन वाई, तो रीजन वगैरह दे देना। ऑल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, रीजन क्या रहेगा, बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंस। अच्छा, इन्वेंट्री कॉस्ट क्या रहेगी, सिंपल है, 1,30,000 दिया हुआ है, इंक्लूडिंग 20,000 नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट, तो नॉन रिफंडेबल है, प्रॉब्लम नहीं है। 10,000 रिफंडेबल है तो 10,000 माइनस कर देना, 1.2 लाख आ जाएगा। उसके अलावा आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर किया है, 5,000 इंकर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन वाले खर्चे कैपिटलाइज होते हैं, तो वो 5,000 आपने ऐड कर दिया। लेकिन जो सेलिंग एक्सपेंस है और ये जो खर्चा है सेलिंग एक्सपेंस और कौन सा खर्चा है, देखो एक तो है डिलीवरी चार्जेस और एक होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब आप बोलोगे सर आपने ट्रांसपोर्टेशन तो ऐड करा, डिलीवरी क्यों नहीं ऐड करा। सुनो, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, आरएम मेरे गोडाउन तक आया, कंपनी के गोडाउन तक आया, वो बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कैरेज इनवर्ड इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड होता है। लेकिन ये जो डिलीवरी वाले खर्चे हैं, ये कौन से खर्चे, जो कंपनी से कस्टमर के पास जाने का खर्चा है, कैरेज आउटवर्ड कैपिटलाइज नहीं होता है, ध्यान रखना। तो 5,000 आप कैपिटलाइज करते हो, बट ये जो डिलीवरी है जो कंपनी से कस्टमर को हो रही है वो कैपिटलाइज नहीं होता। सर ऐसा क्यों, ये जो खर्चा है ये इन्वेंट्री को बनाने के लिए इट इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, इट इज नॉट कंपल्सरी टू इंकर दिस फॉर मैन्युफैक्चरिंग द इन्वेंट्री, वो बेचने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो 5,000 है ये बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कैपिटलाइज होता है, सिंपल, बराबर। इतना था करके जाने का, 1,25,000 आंसर आता है। इसका सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छा है। नॉर्मली मैं आपको ऊपर से बताता हूं, नॉर्मली आपको याद है अपन डीकमिशनिंग का खर्चा करते तो पीपी के कॉस्ट में प्रेजेंट वैल्यू पे ऐड करते। अब यहां क्या है, आप पीपी से बना रहे हो इन्वेंट्री, अब जो डीकमिशनिंग वाला खर्चा है वो पीपी के ऊपर नहीं इन्वेंट्री की वजह से अराइज हो रहा है, तो ये डीकमिशनिंग वाले अमाउंट को हम पीपी में कैपिटलाइज नहीं करेंगे, हम इन्वेंट्री में कैपिटलाइज करेंगे। तुम समझे क्या, नॉर्मली डीकमिशनिंग हम पीपी पे इंकर करते हैं तो पीपी की कॉस्ट में ऐड करते हैं, यहां डीकमिशनिंग आप इन्वेंट्री की वजह से इंकर कर रहे हो तो इन्वेंट्री कॉस्ट में एलोकेट कर देना, सिंपल। बस ये सब यहां दिया हुआ है, मैंने आपको सब कुछ अच्छे तरीके से रिवाइज करा दिया। इसी तरीके से अपना इंडेक्स 2 हो जाता है सरक एकदम बेहतरीन तरीके से सरक। लेकिन हम यहां रुकेंगे नहीं, हम यहां क्या शुरू करेंगे, इंडेक्स 41 का बेहतरीन वाला रिवीजन। चलो सबको समझ में आया क्या, यस बताओ फटाफट से। अरे तुमको समझ में आया क्या, पक्का समझ में आया, बहुत ही बढ़िया। इसी बात पे ट्रेलर चलाओ क्या, देखो यस आया सर, रिकॉल भी हुआ, परफेक्ट, क्या बात है, जबरदस्त। ठीक है अब आगे बढ़ सकते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल रिवाइज अपना एक और इंडेक्स, दैट इज इंडेक्स 41 एग्रीकल्चर। ठीक है, सो फटाफट से शुरू करते हैं। मैं बता दूं वापस से बोर्ड नोट्स वगैरह टेलीग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो तो फटाफट से लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग इन 3, 2, 1 एंड गो। सबसे पहला इंडेक्स 41 एग्रीकल्चर, पहला पॉइंट है स्कोप पढ़ने के पहले आप क्या करना, स्कोप पढ़ने के पहले आप हमेशा डेफिनेशन पढ़ना है इसके अंदर। डेफिनेशन पढ़ने के बाद स्कोप आपको बेटर समझेगा। क्या थे डेफिनेशन, सबसे पहला था बायोलॉजिकल असेट। बायोलॉजिकल असेट में क्या क्या आता है, लिविंग प्लांट और एनिमल आता है, बराबर। लिविंग प्लांट का दो पार्ट्स है, बेरर नॉन बेरर, बराबर। जो बेरर प्लांट है वो तो इंडिया 16 में कवर्ड है, अगर आपको याद रहेगा इंडिया 16 के बारे में तो, ठीक है। फिर होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बायोलॉजिकल असट से मिलने वाले प्रोड्यूस को बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल काउ से मिला मिल्क, तो काउ इज अ बायोलॉजिकल असेट, उसका जो मिल्क है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया। ट्री से मिला फ्रूट्स, तो ट्री इज अ बायोलॉजिकल असेट, फ्रूट्स इज अ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सिंपल। तीसरा है एग्रीकल्चर एक्टिविटी। नाउ व्हाट इज एग्रीकल्चर एक्टिविटी, देखो बायोलॉजिकल असेट से दो चीज मिलती है, या तो बायोलॉजिकल असेट से आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिलता है,
या फिर आपको बायोलॉजिकल एसेट से कोई दूसरा बायोलॉजिकल एसेट मिलता है, जैसे काउ से मिला काफ एंड काउ से मिला मिल्क, तो काउ से जो मिल्क मिलता है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल एसेट से अपने को प्रोड्यूस मिला, और काउ से जब काफ निकलता है तो बोलते हैं बायोलॉजिकल एसेट से एक और बायोलॉजिकल एसेट ने जन्म लिया। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसी को बोलते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी। काउ से मिल्क निकालना इज ऑल्सो एग्रीकल्चर एक्टिविटी, और काउ से दूसरे काफ को बर्न करवाना इज ऑल्सो एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ये बात आप ध्यान रखना, बराबर, ठीक है। अब 41 के स्कोप में क्या क्या आता है? सबसे पहला, जितने भी बायोलॉजिकल एसेट है विच आर रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी वो आते हैं। याद है क्लास में एग्जांपल दिया था मैंने आपको, फॉर एग्जांपल मैंने एक डॉगी रखा जिसको मैंने बोला अगर मेरे क्लास के बाहर है कोई भी एडमिशन लेगा काट लेने का उसको, कोई भी मेरे बारे में बुरा बोलेगा काट लेने का उसको, बराबर। तो ये जो डॉग मैंने रखा है एनिमल तो है, बट डज इट रिलेट टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी? द आंसर इज नो, बराबर। तो ये आपके लिए इंड एस 41 में कवर नहीं होता है। लेकिन कोई भी बायोलॉजिकल एसेट अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी को रिलेट करता है दैट विल बी कवर्ड अंडर इंड एस 41, ध्यान रखना। उसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, जो आप बायोलॉजिकल एसेट से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकालते हो टिल द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट इट विल बी कवर्ड अंडर इंड एस 41। सर ऐसा क्यों? एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट मतलब सपोज मैंने ना काउ से मिल्क निकाला, अब मिल्क मैं तुरंत जाके नहीं बेचता हूं, थोड़ा प्रोसेसिंग करता हूं फिर बेचता हूं, थोड़ा पानी वगैरह मिलाएंगे फिर बेचेंगे ना। हाँ, तो जब तक आपने प्रोसेस नहीं किया है उसके पहले के स्टेज को बोलते हैं एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, वो 41 में कवर्ड है। एक बार प्रोसेस करके वो रेडी फॉर सेल हो गया तो वो होता है आफ्टर द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, वो इंडेक्स 2 में कवर्ड है, सिंपल। और इस बायोलॉजिकल एसेट और इस प्रोड्यूस पे मिलने वाले ग्रांट को भी हम इंडेक्स 41 में डिस्कस करते हैं। क्लियर है वाला पार्ट? अरे यस और नो? परफेक्ट। उसके बाद आएगा अगला पॉइंट, किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन लैंड बिकॉज पे इंडेक्स 16 एप्लीकेबल है। इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आफ्टर द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, बराबर, क्यों? उस पे इंडेक्स 2 एप्लीकेबल है। बाकी किसी एसेट पे गवर्नमेंट ग्रांट मिला वो इंडेक्स 20 में कवर्ड है। बेरर प्लांट यहां कवर्ड नहीं है क्योंकि वो इंडेक्स 16 में कवर्ड है। ध्यान रखना, बेरर प्लांट यहां कवर्ड नहीं है, लेकिन बेरर प्लांट से मिलने वाले प्रोड्यूस यहां कवर्ड है। उसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर में कोई इंटेंजिबल एसेट यूज करते हो तो वो भी यहां कवर्ड नहीं है, ध्यान रखना। क्लियर है यहां तक? यस। तो अपना कौन सा पॉइंट हो गया? पहला पॉइंट था स्कोप, दूसरा पॉइंट था डेफिनेशन, ठीक है। तीसरा पॉइंट है रिकग्निशन क्राइटेरिया। आप किसी भी बायोलॉजिकल एसेट या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कब रिकॉर्ड करोगे? जब उससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है एंड उसका फेयर वैल्यू या फिर कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अब चलो समझने का ट्राई करते हैं। मेजरमेंट इनिशियली सब्सिक्वेंटली सेम वैल्यू पे होता है, ठीक है, ध्यान रखना। वैल्यू क्या है मतलब सेम मेथड है। सबसे पहला मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट की बात करते हैं। समझता ना व्हाट इज बायोलॉजिकल एसेट? लिविंग प्लांट या लिविंग एनिमल। तो बायोलॉजिकल एसेट की बात करते हैं। अगर कोई भी बायोलॉजिकल एसेट है तो आप किस पे मेजर करोगे? आप उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर करोगे। इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है FELCTS तो आप उसको कॉस्ट पे रख सकते हो। जिस दिन FELCTS अवेलेबल रहेगा उस दिन FELCTS पे मेजर कर लेना। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो कॉस्ट मॉडल यू कैन यूज। समझता है वाला पार्ट? अब FELCTS होती क्या है तो इसके लिए आपने पता है एक बढ़िया सा वो डिस्कस किया था एग्जाम्पल। चलो मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट से। ये वाले बोर्ड नोट्स भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको मेरे। देख लो इधर एग्जाम्पल लिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। सपोज आपने 100 काउ परचेस किया 500 रुपीज पर काउ में। सेलिंग कॉस्ट टू बी इंकर्ड व्हाइल सेलिंग देम विल बी 1000। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलिंग कॉस्ट? आज आप परचेस कर रहे हो, कभी ना कभी बेचोगे। जब बेचोगे तो इस काउ पे आपको 1000 रुपीज का सेलिंग कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा। तो बायोलॉजिकल एसेट को आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं करते हो, नहीं, आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रिकॉर्ड करते हो। तो व्हाट इज माय फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल? ये 50,000 वाज द फेयर वैल्यू। डे 1 की कॉस्ट ही फेयर वैल्यू होगी, बट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो फेयर वैल्यू इज हाउ मच? फेयर वैल्यू इज 50,000 लेस कॉस्ट ऑफ सेलिंग 1,000। तो आप बायोलॉजिकल एसेट को 49,000 पे रिकॉर्ड करोगे। लेकिन ये सेलिंग कॉस्ट हमने आज नहीं इंकर करा, ये तो हम बाद में इंकर करने वाले हैं। तो टू कैश बैंक कितना होएगा? आपने पेमेंट तो पूरा 50,000 का किया है ना, तो टू कैश बैंक होगा 50,000 रुपीज। डिफरेंस डे 1 पे डिफरेंस आता है इस केस में और वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप इसी तरीके से बायोलॉजिकल एसेट को मेजर करोगे एट FELCT है, सिंपल। उसके अलावा व्हाट अबाउट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट? तो उसको भी आप FELCTS पर रखोगे। पहली चीज, सर व्हाट इफ FELCTS इज नॉट अवेलेबल? यहां आपके पास कोई भी एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं है। वो बोलता है आपके पास बाय डिफॉल्ट FELCTS अवेलेबल होगा ही होगा। क्यों भाई? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का बेसिक नेचर होता है बेचना।
इसको बेचने ही वाले, तो बेचने वाली प्राइस आपके पास होगी। तो यहाँ वो कॉस्ट मेथड वाला एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ FVLCTS एक ही मेथड है। जैसे बायोलॉजिकल एसेट में कैसा था, ये नहीं है तो कॉस्ट में मेजर कर लेना, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक ही मेथड है FVLCTS, पहली चीज। सेकेंड चीज, इधर एक और चीज क्लैरिफाई करता है जो ऊपर डिस्कस की थी मैंने, कि जब आप इंडेक्स 41 से इंडेक्स 2 में जाओगे तो जो 41 की FVLCTS है, सपोज आपने 30 सितंबर को सोचा कि मैं इंडेक्स 41 से इंडेक्स 2 में जाऊंगा, तो 30 सितंबर की जो FVLCTS है वो बनेगी इंडेक्स 2 की उस दिन की कॉस्ट, ध्यान रखना, सिंपल, बराबर, ठीक है। और FVLCTS अगेन वो अपन ने बात ऑलरेडी कर ली थी, ठीक है। चलो, उसके अलावा एक अमेंडमेंट भी है इसके अंदर। अमेंडमेंट मेड इन 2022 implies that tax cash flows must be included in the fair value measurement of biological asset। अगर कोई भी टैक्स वगैरह पेमेंट करना है तो टैक्स के पेमेंट भी आपके बायोलॉजिकल असेट के मेजरमेंट का पार्ट बनेंगे। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, होएगा तो अपन डेफिनेटली कंसिडर उसको बाद में कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, मैंने इसका एक और एग्जांपल दिया था, वो आप बाद में घर पे बैठ कर रिफर कर सकते हो आराम से, ठीक है। उसके बाद अब अपन ने मेजरमेंट क्राइटेरिया पढ़ लिया। अब मेजरमेंट के अंदर देयर आर सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फटाफट से क्विकली जो काम किए वो देख लेते हैं। सबसे पहला वो बोलता है कैन ग्रुपिंग ऑफ बायोलॉजिकल असेट बी डन। सपोज मेरे पास एक बायोलॉजिकल नहीं 100 बायोलॉजिकल असेट है सेम नेचर के, तो क्या मैं ग्रुप कर सकता हूं क्या? बोलता है करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, व्हाट आर द रीजंस ड्यू टू विच FVLCTS ऑफ बायोलॉजिकल असेट कैन चेंज। मतलब किसी भी बायोलॉजिकल असेट का जब वैल्यू चेंज होता है तो उसके कितने रीजन होते हैं? 2 रीजन होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है प्राइस चेंज। इसको समझने के लिए अपन नोटबुक में बढ़िया सा एग्जांपल देखते हैं, देखो क्या बोलता है वो। सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 ईयर ओल्ड काउ था विच वॉज ऑफ 900 रुपीज, तो मेरे बैलेंस शीट में इस साल में 90,000 पे दिख रहा रहेगा। अब ये 1 साल के बाद ये काउ हो गए 3 ईयर्स के, बराबर, और 3 ईयर्स के बाद इनकी वैल्यू हो गई 1200, तो ईयर एंड पे वो कितने पे दिखेगा? 1,20,000 पे दिखेगा। अब ये 90 से जो 120 हुआ, 30 का इंक्रीज हुआ, ये 30 के इंक्रीज के कितने रीजन है? 2 रीजन है, वन इज प्राइस चेंज, दूसरा फिजिकल चेंज। सर क्या फर्क है, समझाने का ट्राई करता हूं। देखो, सबसे पहला फिजिकल चेंज का बात करते हैं। आप खड़े हो अभी 31 मार्च 22 को, आप ये देखो कि इस दिन पे 2 ईयर की काउ कितने की मिलती है? 950 की, और इसी दिन पे 3 ईयर वाली काउ कितने की मिलती है? 1200। मतलब जस्ट बिकॉज काउ की एज 1 ईयर ज्यादा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकली वो 1 साल बड़ी है ना, तो इतनी वैल्यू उसकी ज्यादा है, 250 रुपीज पर काउ। व्हाट अबाउट प्राइस चेंज? या तो बैलेंसिंग फिगर ले लो या फिर ऐसा देख लो, आपके पास 1 साल पहले जो काउ थी वो 2 ईयर्स की थी। सपोज ये इसकी एज नहीं बढ़ती तो 1 साल के बाद वैल्यू कितनी बढ़ती? अगर एज नहीं बढ़ती तो 1 साल के बाद वैल्यू सिर्फ 50 रुपीज बढ़ती, उसको बोलते हैं प्राइस चेंज। सिंपल। तो ऐसे 2 पार्ट में आपको बाइफिकेट करना है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, इलस्ट्रेशन नंबर 2, यू कैन डू इट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। फिर आता है कैन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बी रेलिवेंट इन मेजरिंग फेयर वैल्यू। कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस फ्यूचर की प्राइस होती है, तो उसको आप फेयर वैल्यू मेजरमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते, ध्यान रखना, बराबर। उसके अलावा कैन कॉस्ट बी कंसिडर्ड एज अप्रोक्सीमेशन ऑफ फेयर वैल्यू। क्या कॉस्ट को फेयर वैल्यू मान सकते हैं? क्या मान सकते हो? कब? डे 1 पे, जैसे आपने एग्जांपल लिया, तो जब नया नया असेट है तो जो कॉस्ट है वो इसकी फेयर वैल्यू होगी ना, सिंपल। उसके अलावा व्हाट विल बी द फेयर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल असेट अटैच्ड टू लैंड व्हेन नो सेपरेट मार्केट एग्जिस्ट फॉर सच बायोलॉजिकल असेट। अगर आपके बायोलॉजिकल असेट का कोई सेपरेट मार्केट नहीं है और वो बायोलॉजिकल असेट आपकी लैंड से अटैच्ड है, तो उस केस में बायोलॉजिकल असेट की वैल्यू क्या होगी? तो सपोज मेरा ये लैंड है, इस लैंड पे मेरे 10 ट्रीज है। अब ट्रीज की मुझे अलग से वैल्यू नहीं पता, मेरे पास एक तो कंबाइंड वैल्यू है कि लैंड प्लस ट्री की वैल्यू क्या होती है, और मेरे पास सिर्फ लैंड की वैल्यू है। तो सिंपल है सर, हम वो कर सकते हैं ना, कंबाइंड असेट की वैल्यू है लैंड प्लस बायोलॉजिकल असेट मिलाकर, उसके बाद आपके पास सिर्फ लैंड की वैल्यू है, वो कर देना माइनस, तो आपको सिर्फ बायोलॉजिकल असेट की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल, बराबर। उसके बाद गेन्स एंड लॉसेस ऑन बायोलॉजिकल असेट। आपने अभी देखा रहेगा कि बायोलॉजिकल असेट के ऊपर बढ़िया बढ़िया गेन लॉस अराइज होते हैं, बराबर। अगर ऐसे गेन लॉस अराइज होते हैं, डे 1 पे भी अराइज हो गया था अपने केस में, तो डे 1 पे भी अराइज हो सकता है और बाद में भी अराइज हो सकता है जब फेयर वैल्यू लेस कॉस्टल चेंज होता है। तो ऐसे सारे गेन लॉस जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, या ओसीआई वाला कंसेप्ट नहीं है, ध्यान रखना। उसके अलावा गवर्नमेंट ग्रांट। अब सुनना, इस केस में क्या बोलता है, जो बायोलॉजिकल असेट 41 में कवर्ड है और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 41 में कवर्ड है, उसका गवर्नमेंट ग्रांट भी यही कवर्ड है, उसका गवर्नमेंट ग्रांट भी यही कवर्ड है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो उस केस में अगर गवर्नमेंट ग्रांट यही कवर्ड है तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? सुनना, हाँ, तो इसका गवर्नमेंट ग्रांट का अकाउंटिंग कैसे करेंगे? सुनना, सबसे पहले गवर्नमेंट क्या बोलता है? गवर्नमेंट बोलता है आपको गवर्नमेंट ग्रांट 2 के केस में मिल सकता है, एक प्रोड्यूस और एक बायोलॉजिकल असेट, बराबर। अब सबसे पहली बात,
वो बोलता है नॉर्मली आपको गवर्नमेंट ग्रांट सिर्फ बायोलॉजिकल एसेट के लिए मिलता है, वैसा मान लेता है, इसलिए प्रोड्यूस का डिस्कशन यहाँ नहीं किया हुआ है। उसके अलावा बायोलॉजिकल एसेट आप FEL CTS पे भी रख सकते थे और बायोलॉजिकल एसेट आप कॉस्ट पे भी रख सकते थे। अगर आपका बायोलॉजिकल एसेट कॉस्ट मॉडल पे था तो उसका अकाउंटिंग एज पर इंडेक्स 20 होना चाहिए। लेकिन अगर आपका बायोलॉजिकल एसेट FEL CTS पे था, याद है क्या बायोलॉजिकल एसेट को अपन FEL CTS पे रखते, ये नहीं है तो कॉस्ट पे डालते। तो अगर आपका बायोलॉजिकल एसेट FEL CTS पे कवर्ड है तो उस केस में ग्रांट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। आइदर इट कैन बी एन अनकंडीशनल ग्रांट, मतलब ग्रांट विदाउट एनी कंडीशंस। ऐसे केस में आप सारा ग्रांट ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। अच्छा, बट व्हाट इफ द ग्रांट इज कंडीशनल ग्रांट? सपोज 5 साल की कंडीशन है, काउस आपको दिए और बोला काउस को 5 ईयर्स तक नहीं बेचने का, तो ऐसे केस में क्या करने का? ऐसे केस में ग्रांट ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स नहीं बुक करने का, ऐसे केस में ग्रांट सीधा 5 ईयर्स के बाद बुक करने का। 5 ईयर्स कंप्लीशन के बाद आप वन शॉट पूरा ग्रांट बुक करोगे, ध्यान रखना। अब इसका एक एक्सेप्शन है, इस जो मैंने बताया ना ये 5 ईयर्स के बाद बुक करने का, इसका एक एक्सेप्शन है। वो क्या बोलता है सुनना, बोलता है अगर ग्रांट कंडीशनल है और गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि अगर आपने कंडीशन ब्रीच करी तो आपको सिर्फ प्रोपोर्शनेट या पार्शियल रिफंड करना है। सपोज आपने 3rd ईयर में ब्रीच करा तो आपको सिर्फ 3rd, 4th और 5th ईयर का प्रोपोर्शनेट रिफंड करना है। जब रिफंड प्रोपोर्शनेट है तो आप ऐसे केस में जब ग्रांट बुक करोगे तो आप वन शॉट नहीं बुक करोगे, आप ग्रांट बुक भी ओवर द पीरियड कर सकते हो। देखो सिंपल बोलता है, हाउएवर इफ द टर्म ऑफ द ग्रांट allow part of it to be retained according to the time elapsed, the entity recognizes that part in profit and loss as the time passes। मतलब इन शॉर्ट अगर ग्रांट के ब्रीच पे जो रिफंड है वो पार्शियल करना है तो उस केस में आप जब बुक कर रहे हो ना ग्रांट पूरा, तो आप ओवर द पीरियड बुक कर लो, ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ऐसा नहीं कि 5 ईयर्स का बुक कंप्लीट होने का वेट करेंगे, वो मत करना, ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स आप बुक कर सकते हो। ठीक है क्या? तो ये अपना इंडेक्स 41 क्या हो गया, कवर हो जाता है कंसेप्चुअली। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, कुछ चंद बढ़िया क्वेश्चंस है वो अपन फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 4, बराबर। ऊपर से बताने की कोशिश करता हूं क्या क्या बोलता है। सबसे पहले अपने को बहुत सारे आइटम्स दिए और अपने को एक्सट्रैक्ट बना के देना है बैलेंस शीट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, तो आपको एक्सट्रैक्ट बना के देना पड़ेगा। सबसे पहले लैंड दिया हुआ है तो लैंड आपके बैलेंस शीट में जाएगा। ये देखना कि ईयर एंड पे कौन से वैल्यू पे जाएगा। तो यहाँ एक तो अज्यूम किया कि लैंड को कॉस्ट पे रखना है और लैंड में डेप्रिसिएशन होता नहीं है, तो यही वैल्यू पे आपके बैलेंस शीट में ईयर एंड पे दिखने वाला है, पहला। दूसरा, आपने कुछ काउस परचेस करी है फर्स्ट डे पे इतने की, बराबर, तो आप बैलेंस शीट में कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? ये तो डे 1 की वैल्यू है, बैलेंस शीट में आप ईयर एंड की वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। ये 200 काउस एक साल के बाद जो 2 ईयर्स की है आज वो 3 ईयर्स की बन जाएगी, तो 3 ईयर्स की वैल्यू पे रिकॉर्ड करना उसको। 3 ईयर्स की वैल्यू पे ईयर एंड पे क्या वैल्यू है वो देखना आप, बराबर। ठीक है, क्लियर क्या? तो जो भी इंक्रीज डिक्रीज है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो ईयर एंड की वैल्यू है वो आपकी जाएगी बैलेंस शीट के अंदर। अगर आपको देखना है किस तरीके से करना होता है तो यहाँ देख लो, मैंने करके दिया हुआ आपके लिए बढ़िया बढ़िया। जैसे देखो 3 ईयर वाली काउ है, ईयर एंड पे इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी और इसका गेन कितना हो जाएगा, ये 200 का उसका गेन हो जाएगा इतना, 1 लाख रुपीज, बराबर, सिंपल। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर था अपने को मिला है ग्रांट विच इज नॉन रिफंडेबल, कोई कंडीशन ही नहीं है, रिफंड करना ही नहीं पड़ेगा, तो सीधा सीधा आप डे 1 पे सारा ग्रांट बुक करोगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। कुछ खर्चे किए जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। उसके अलावा बोलते हैं 100 न्यू काउस वर बॉर्न, जब काउ फ्री में बॉर्न होते हैं तो उसका कोई कॉस्ट नहीं है, तो आपको फ्री में मिली है, तो जो भी वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे पूरा पूरा आपका गेन हो गया। लेकिन ये 1 अक्टूबर को बॉर्न हुई है, बैलेंस शीट में तो ईयर एंड की वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा, तो ईयर एंड पे वो 6 महीने की हो जाएगी, तो 6 महीने के काउ ईयर एंड पे हो जाएगी इतने की, तो इतने पे आप रिकॉर्ड करोगे और पूरा वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। देख, अगर आप देख पा रहे हो तो। उसके अलावा और क्या बोला है, आपके पास मिल्क था, अब मिल्क भी काउ से फ्री में निकलता है, तो जो भी मिल्क का वैल्यू है वो आपका इन्वेंट्री में रहेगा, और जितना भी वैल्यू है मिल्क का वो आपके लिए, क्योंकि मिल्क फ्री में मिला है तो सारा वैल्यू आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो ये रहा मिल्क का वैल्यू आपके, और सारा इसका गेन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, सिंपल। समझता सबको ये वाला पार्ट? यस सर, समझ जाता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4, करके आने का बढ़िया बढ़िया, एकदम मस्त मजा आ जाएगा तुमको। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 6, अगेन अ गुड क्वेश्चन, यू कैन डू दिस। मेन इसमें एंट्रीज मांगी है, हर चीज की एंट्री देने का। सबसे पहले क्या बोलता है, बोलता है हमारे पास पहले से काउस थे, पहले से थे, हैड अ 3 ईयर ओल्ड काउ, ठीक है। फिर बोलता 30 सितंबर को सिक हो गए और 20 काउस डाइड। तो यहाँ है ना टेबल बनाना मैंने सिखाया था, टेबल है ना, सिखाया था ना टेबल, कि डे 1 पे जो काउस थे उसकी वैल्यू इतनी थी, FEL CTS इतना था, तो ये उसकी टोटल वैल्यू हो गई। अब 6 महीने के बाद थोड़े काउस मर गए, तो उस केस में आप प्रोपोर्शनल वैल्यू निकालोगे। जब काउस डाई होते हैं तो उस केस में आप उनको बाहर करोगे उनके कैरिंग अमाउंट के ऊपर, तो आपने कैरिंग अमाउंट निकाली। और ये क्योंकि
डाई हो गए, कुछ भी पैसा नहीं मिला, तो सारा का सारा आपका लॉस हो जाता है, बराबर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बोलता है ऑन 1 अक्टूबर हमने 20 न्यू काउस परचेज भी करी 21,000 में। तो कोई नहीं, आप 1 अक्टूबर को रिकॉर्ड करोगे 20 काउस को, FVLCTS पे रिकॉर्ड करोगे, इतना पैसा भरा, बाकी सारा आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। तो मैंने वर्किंग नोट में एक और वर्किंग नोट बनाया 20 काउस का अलग से, बिकॉज इनकी लाइफ अभी 1 ईयर है, ध्यान रखना। उसके बाद वो बोलता है ऑन 31 मार्च 12 100 लीटर्स ऑफ मिल्क वॉज इन कोल्ड स्टोरेज। तो मिल्क तो रहेगा इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री की सिर्फ वैल्यू पूछिए, कहां दिखेगा ये नहीं पूछा है। उसके अलावा मार्केट प्राइस दिया हुआ 20 रुपीज, सेलिंग कॉस्ट 1 रुपी पर लीटर। फिर क्या करेंगे सर? अब तो और कुछ करना ही नहीं आपको, अब सिर्फ एक चीज आपको करनी है, हाँ, आपको सिर्फ एक चीज करनी है। जो आपकी काउस बची है, जो आपकी काउस बची है, एक तो ये वाली काउ बची है, 500 में से 20 डेड, तो 480 बची है। इस 480 को आपको ईयर एंड की वैल्यू पे रीमेजर करना है। यहां इस केस में वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ये लॉस आपको बुक करना पड़ेगा। 20 काउस को ईयर एंड पे आपको क्या करना है? वापस से रीमेजर करना है। ये मेरी न्यू फेयर वैल्यू है, बराबर। तो यहां वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये गेन बुक कर लेना, बस। इन शॉर्ट ईयर एंड पे आप वापस से FVLCTS पे करोगे रीमेजर, गेन लॉस जो भी रहेगा बुक कर लेना। क्वेश्चन हो गया खत्म, इतना सा क्वेश्चन था। ऑफकोर्स प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा आपको, यहां में से रिवाइज करवा रहा हूं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, बराबर। इलस्ट्रेशन नंबर 7 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बोलता है हमने 100 गोट्स परचेज किया 1 लाख रुपीज में, लेकिन ये तो कॉस्ट है ना। हमको तो बायोलॉजिकल असेट को डे 1 पे FVLCTS पे रिकॉर्ड करना होता है ना। तो व्हाट इज द FVLCTS? तो बोलता है 1000 रुपया खर्चा किया, 2% सेलिंग कॉस्ट है। तो ये सब माइनस करने के बाद आप जो वैल्यू आएगी उस कॉस्ट पर रिकॉर्ड करोगे, तो वो आती है इतनी 97,000। 1000 रुपया वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और 2% जो भी कमीशन वगैरह है वो। तो ये आप रिकॉर्ड करोगे FVLCTS पे। लेकिन आपने पेमेंट कितना किया? आपने पेमेंट किया 1,01,000। सर 1,01,000 कैसे आया? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बायर सेलर दोनों इंकर करता है, तो ये आपके कॉस्ट में तो ऐड होएगा, प्लस क्योंकि ये सेलिंग पे भी इंकर करना है तो सेलिंग कॉस्ट का पार्ट भी बनेगा। लेकिन 2% फीस सिर्फ सेलर को इंकर करना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सेलिंग कॉस्ट में आएगा। याद है, क्लास में डिस्कस कर, ध्यान रखने वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोलता है? फिर बोलता है ऑन 31 मार्च 12 द मार्केट वैल्यू ऑफ द गोट इन द मोस्ट रेलेवेंट मार्केट इंक्रीजेस टू 1,10,000। अगेन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1,000 है, ऑक्शनल फीस 2% है। तो 31 मार्च को आपको रीमेजर करना है। तो हमने कुछ नहीं किया, 100 गोट खरीदे थे, उसका लेकर 31 मार्च का वैल्यू, और हमको बोला इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज के आप एंट्री मार देना। इतने से आपका वैल्यू बढ़ गया, इंक्रीज इन वैल्यू की एंट्री मार देना, सिंपल। फिर होता क्या है? फिर बीच में यहाँ 18 गोट को आप सेल कर देते हो। जब सेल करोगे तो जितना पैसा आया वो रिकॉर्ड करना, बराबर। नेट ऑफ सेलिंग कॉस्ट जो भी है, जितना पैसा है वो रिकॉर्ड करना। उसके अलावा बायोलॉजिकल एसेट जो बाहर जाएगा वो आपके कैरिंग अमाउंट के ऊपर बाहर जाएगा, और जो भी गेन लॉस हो गया वो बुक कर लेना। ICI ये एंट्री डायरेक्टली नहीं मारता है, ICI COGS और रेवेन्यू के फॉर्म में एंट्री मारता है। तो ICI की एंट्री के बाद जरूर देख लेना, बट लॉजिकली मैंने आपको समझाने के लिए ये एंट्री मारी है। उसके बाद और क्या हुआ है? उसके बाद 15 सितंबर को क्या हुआ है? 15 सितंबर को हमने 42 गोट्स को स्लॉटर कर दिया। स्लॉटर करके हम उसको मार के मतलब क्या कर रहे हैं? उसको इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैरकेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब गोट को स्लॉटर करते हो तो कैरकेस बनता है, दैट इज इन्वेंट्री, हम उसको बेचेंगे फिर, बराबर। क्या? तो उस केस में आपका जितना भी कैरिंग अमाउंट, जितना भी आपका FVLCTS था बायोलॉजिकल एसेट का, बराबर, वो आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट बनेगा। अब FVLCTS किस दिन का? FVLCTS ऑफ 15 सितंबर। जो 15 सितंबर का FVLCTS है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो आपका बनेगा इन्वेंट्री का कॉस्ट। तो वो कितना है? वो बोला हुआ था, जो भी आपने स्लॉटर किया है ना उसका वैल्यू वॉज 48,300 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बराबर। और आपको जो कुछ खर्चा लगेगा मेरे ख्याल से, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 420, बराबर। तो ये FVLCTS है इस दिन का। तो जो इस दिन का FVLCTS है वो यहां के लिए बनेगा कॉस्ट। बायोलॉजिकल एसेट आप किस पे बाहर करोगे? बायोलॉजिकल एसेट आप इस पे बाहर नहीं करोगे, बायोलॉजिकल एसेट को आप बाहर करोगे इसकी कैरिंग अमाउंट पे। बायोलॉजिकल एसेट अब तक इस दिन की FVLCTS पे अवेलेबल नहीं है। बायोलॉजिकल एसेट उसके प्रीवियस ईयर के एंड पे जो FVLCTS थी उस पे अवेलेबल है। तो ये बाहर जाएगा कैरिंग अमाउंट पे, ये रिकॉर्ड करना है FVLCTS पे, डिफरेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। उसके अलावा कुछ स्लॉटरिंग कॉस्टिंग करके है वो आप डायरेक्टली प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देना। और जो भी गुड्स बचते हैं उसको ईयर एंड पे आपको करना हो, ईयर एंड नहीं, यहाँ एवरी हाफ ईयरली एंड पे रीमेजर करते हैं, तो हाफ ईयरली एंड पे क्या कर लेना, इसको रीमेजर कर लेना। सिंपल, डन एंड डस्टेड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे काम नहीं बनेगा, तो लिख के प्रैक्टिस जरूर करना, बट मैंने आपको रिवाइज तो करवा दिया है, ठीक है। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 7। उसके बाद
इलस्ट्रेशन नंबर 8 यू कैन प्रैक्टिस, बिकॉज इससे आपका है ना डे 1 पे एफईएल सीटीएस कितना होता है वो वाला पार्ट पक्का होता है। तो 8 और 9 भी प्रैक्टिस कर लेना, 9 एक बार रेफर कर लेना। क्यों? इसमें पूछता है 41 के स्कोप में क्या क्या आता है। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूं, जैसे जू के एनिमल्स है, तो जू के एनिमल एग्रीकल्चर नहीं कर रहे भाई, तो वो 41 में कवर्ड नहीं है। डॉग्स है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, वो एग्रीकल्चर नहीं कर रहे, वो भी कवर्ड नहीं। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए, एक बार रीड कर लेना, ठीक है, आ सकता है 4 मार्क के लिए। उसके अलावा सिमिलरली एक और क्वेश्चन है ये वाला गवर्नमेंट ग्रांट का। तो 41 के एसेट पे जब गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है तो अकाउंटिंग कैसे करनी है वो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। प्रॉब्लम ये है इधर आपको ये देखना है कि ये जो एक्लिप्टस ट्री है ये बायोलॉजिकल एसेट तो है, लेकिन ये एफवीएल सीटीएस पे कैरी हो रहा है, कॉस्ट पे कैरी हो रहा है। अगर एक कॉस्ट पे कैरी हो रहा होता तो इंडेक्स 20 अप्लाई करना है, और अगर एफवीएल सीटीएस पे कैरी हो रहा है तो 41 में याद है अनकंडीशनल है, तो सारा ग्रांट डे 1 पे, कंडीशनल है तो जितने साल की कंडीशन है उतने साल के बाद आप पूरा ग्रांट बुक करोगे। बस यही वाला पॉइंट है इसके अंदर। उसके अलावा बस दैट्स इट। तो इसी के साथ अपना इंडेक्स 41 भी हो जाता है। सरक 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 सर से मुरी चुनरी जाए, सरक सरक सरक। भाई साहब मजा आ गया, 2 इंडेक्स बेहतरीन तरीके से कवर कर लिए। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज कमेंट करके जाना, लाइक करके जाना, बताना कैसा लगा। और उसके अलावा सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। और लेक्चर्स बीबी वर्चुअल्स पे अवेलेबल है, वहीं से लेना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, परफेक्ट, मजा आ गया। चलो